रात के 11 बज चुके थे। बाहर बरस रही तेज बारिश की आवाज से ज्यादा खौफनाक उस घर के अंदर का सन्नाटा था, जो किसी भी पल टूटने वाला था। तभी दरवाजे पर जोर से ठोकर लगी और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ नितिन ने घर में प्रवेश किया। शराब की दुर्गंध ने पूरे कमरे की हवा को जैसे जहरीला कर दिया। नितिन के हाथ से कांच का एक गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। कमरे के एक कोने में दुबके बैठे 7 साल के आयुष और 5 साल की काव्या ने अपनी मां अंजलि को कसकर पकड़ लिया। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज उन आंसुओं में बेबसी से ज्यादा एक दहकती हुई आग थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस घुटन भरे घर में दाखिल हुईं, तो अंजलि ने एक ऐसा फैसला ले लिया था जिसने बरसों पुरानी एक सड़ी गली परंपरा की नींव हिला दी। रसोई में अंजलि की सास सावित्री देवी चुपचाप बर्तन साफ कर रही थीं, मानो रात को कुछ हुआ ही ना हो। सावित्री देवी ने हमेशा की तरह इस बार भी यही सोचा था कि सुबह होते ही रात का तमाशा खत्म हो जाएगा और अंजलि एक आदर्श बहू की तरह सब कुछ भूलकर घर के कामों में लग जाएगी। लेकिन आज अंजलि के चेहरे पर वो परिचित खामोशी नहीं थी। उसने सावित्री देवी के हाथ से जूठी प्लेट ले ली और एकदम शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, बस माँ जी, बहुत हो गया। यही सब देखते देखते और सहते सहते मेरी आधी उम्र निकल गई। मैं हमेशा यही सोचती रही कि शायद कल सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। शायद कल से ये शराब पीकर घर में तमाशा करना बंद कर देंगे। लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई। सावित्री देवी ने घबरा कर अंजलि की तरफ देखा और बुदबुदाई, ये क्या कह रही है बहू? धीरे बोल। वो अभी सो रहा है, उठ जाएगा तो फिर से क्लेश होगा। होने दीजिए क्लेश। अंजलि की आवाज में अब एक अजीब सी आजादी थी। माफ कीजिएगा माँ जी, आज शादी के 8 साल बाद मैं पहली बार आपसे कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जो शायद आपको बुरा लगे। लेकिन सच यही है कि नितिन की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। अगर सालों पहले जब बाबूजी शराब पीकर आप पर हाथ उठाते थे, तब आपने उस जुल्म को अपनी किस्मत मानकर सहने के बजाय उन्हें रोका होता, तो शायद आज आपके बेटे ने कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया होता। उसने बचपन से यही देखा कि एक मर्द शराब पीकर घर में कुछ भी कर सकता है और औरत चुपचाप सब सह लेगी। आपकी उस खामोशी ने ही आज मेरे घर को नरक बना दिया है। सावित्री देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंजलि के शब्द किसी तीखे तीर की तरह सीधे उनके सीने में उतर रहे थे। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, आज मेरे बच्चे अपने पिता को हर रात नशे में धुत गालियां बकते और लड़खड़ाते हुए देखते हैं। आयुष रात में डर के मारे उठकर बैठ जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी यही सब सीख कर बड़ा हो और मेरी बेटी ये समझे कि शादी के बाद उसे भी यही सब सहना है। इस रोज रोज के घूंट घूंट कर मरने का एक ना एक दिन तो हल निकालना ही होगा। इसलिए आज से आपका बेटा हमारे साथ नहीं रहेगा। मैं अपने बच्चों को इस जहरीले माहौल से दूर ले जा रही हूँ। अंजलि की ये बात सुनकर रसोई के बाहर खड़ा नितिन आग बबूला हो गया। रात का नशा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था और ऊपर से अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी की ये बगावत उसके पुरुषार्थ पर सीधा हमला थी। वो गुस्से से फनफनाता हुआ अंदर आया। उसने अंजलि को कंधे से जोर से धक्का दिया, जिससे अंजलि लड़खड़ाकर पीछे की दीवार से जा टकराई। तू मेरे साथ नहीं रहेगी? तू मुझे छोड़ेगी? नितिन की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसकी आवाज में एक हिंसक गुरूर था। अपनी औकात मत भूल अंजलि। ये मेरा घर है, मेरे बाप दादाओं का बनाया हुआ घर। यहाँ तू मेरे टुकड़ों पर पलती है। अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है तो निकल जा यहाँ से। चली जा अपने मायके। मैं भी तो देखूं कि तेरे वो महान भाई और भाभी कितने दिन तुझे और तेरे इन दो बच्चों को अपने सिर पर बिठा कर रखते हैं। 2 दिन में ही तेरी ये सारी अकड़ निकल जाएगी और तू घुटनों के बल इसी चौखट पर गिड़गिड़ाती हुई वापस आएगी। नितिन की ये बातें सुनकर सावित्री देवी सहम गईं। उन्हें लगा कि शायद अब अंजलि डर कर रोने लगेगी। हमारे समाज में अक्सर औरतों को मायके के नाम पर ही सबसे ज्यादा डराया जाता है। ये माना जाता है कि एक बार पिता का घर छूटने के बाद
भाई भाभी कभी एक घर छोड़कर आई बहन को पनाह नहीं देते और समाज उसे जीने नहीं देता, लेकिन अंजलि के चेहरे पर आज कोई डर नहीं था। धक्का लगने से उसके माथे पर खरोंच आ गई थी, जिससे खून की एक हल्की सी बूंद छलक आई थी। उसने अपने दुपट्टे से उस खून को पोंछा और एक ऐसी सर्द मुस्कान के साथ नितिन की तरफ देखा, जिसने पल भर के लिए नितिन को भी अंतर तक हिला दिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नितिन, अंजलि ने बहुत ही ठंडे और मजबूत स्वर में कहा। ये घर तुम्हारा है, ईंट पत्थर और गारे से बना ये ढांचा तुम्हारा है, और मैं तुम्हारे इस गुरूर भरे घर को अभी और इसी वक्त छोड़ रही हूँ। लेकिन तुम एक बात भूल गए, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। मैंने शादी के बाद तुम्हारी और इस घर की खातिर अपनी नौकरी जरूर छोड़ी थी, लेकिन अपनी काबिलियत नहीं। मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए ना तो तुम्हारे इन खोखले टुकड़ों की जरूरत है और ना ही अपने भाई भाभी के एहसान की। अंजलि मुड़ी और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपना और बच्चों का कुछ जरूरी सामान 2 सूटकेसों में भरा। आयुष और काव्या डरे हुए थे, लेकिन अंजलि ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, डरो मत मेरे बच्चों, आज के बाद हमें इस घर में कभी डर कर नहीं सोना पड़ेगा। जब अंजलि सूटकेस लेकर दरवाजे तक पहुंची, तो सावित्री देवी रोते हुए उसके पैरों के पास बैठ गई। मत जा बहू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे समझाऊंगी। घर की इज्जत सड़क पर मत उछाल। अंजलि ने झुककर अपनी सास को उठाया और उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, जिस घर में औरत की कोई इज्जत नहीं, वहां दीवारें भी खोखली होती हैं। आप अपनी खामोशी के साथ इस इज्जत को संभाल कर रखिए। मुझे अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है। अंजलि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नितिन दरवाजे पर खड़ा एक क्रूर हंसी हंस रहा था। उसे पूरा यकीन था कि शाम तक अंजलि हार मानकर लौट आएगी, लेकिन अंजलि नहीं लौटी। न उस शाम, न अगले महीने और न ही अगले साल। उसने मायके जाने के बजाय अपने शहर की एक पुरानी दोस्त नीलम की मदद से एक वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में कुछ दिन पनाह ली। यहाँ अंजलि को अपने अस्तित्व की असली लड़ाई लड़नी थी। शुरुआती कुछ दिन बेहद भयावह थे। हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में बच्चों को संभालना और साथ ही नौकरी की तलाश करना कोई आसान काम नहीं था। एक दोपहर, जब अंजलि अपने दस्तावेज लेकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काट रही थी, अचानक तेज धूप और थकान के कारण उसे चक्कर आ गया। वो फुटपाथ पर गिरने ही वाली थी कि एक राहगीर ने उसे संभाला। उस वक्त अंजलि के पर्स में मात्र कुछ रुपए बचे थे और बच्चों के स्कूल के दाखिले की चिंता उसे खाई जा रही थी। उसने अपनी भूख को दबाया, पानी पीकर खुद को संभाला और हिम्मत नहीं हारी। उसी शाम उसने एक छोटी कपड़ा निर्माण इकाई में न्यूनतम वेतन पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी ज्वाइन कर ली। वेतन बहुत कम था, लेकिन बच्चों का पेट पालने के लिए वो शुरुआत थी। चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद, जब नितिन को पता चला कि अंजलि उसी शहर में एक हॉस्टल में रह रही है और नौकरी कर रही है, तो उसका पुरुष अहंकार फिर जाग उठा। एक शाम नितिन शराब के नशे में धुत होकर उस हॉस्टल के बाहर पहुंच गया। वो गेट पर चिल्लाने लगा, अंजलि का नाम लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश करने लगा और चौकीदार से उलझ गया। हॉस्टल की अन्य महिलाएं खिड़कियों से झांकने लगीं। आयुष और काव्या डर के मारे अंजलि के पीछे छिप गए। नितिन चिल्ला रहा था, बाहर निकल अंजलि, अपनी औकात देख, इस 2 कौड़ी के हॉस्टल में रह रही है। वापस चल, नहीं तो मैं यहीं तमाशा करूंगा। अंजलि ने उस दिन रोने या छिपने के बजाय अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की। उसने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन और महिला हेल्पलाइन को फोन किया। पुलिस 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई और नितिन को हुल्लड़बाजी करने तथा शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। उस घटना ने अंजलि के मन से समाज और नितिन का आखिरी डर भी निकाल फेंका। हॉस्टल के वार्डन और अन्य कामकाजी महिलाओं ने अंजलि के इस साहसिक कदम की सराहना की, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। बच्चों को एक छोटे से स्कूल में डाला और खुद दिन रात एक करके एक बड़ी आईटी कंसल्टेंसी कंपनी में दोबारा प्रयास किया, जहां उसकी पुरानी डिग्री काम आई। शुरुआत के दिन बेहद संघर्ष भरे थे। कई रातें उसने सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर गुजारी, ताकि बच्चों का पेट भर सके। समाज के ताने, लोगों की चुभती हुई नजरें और एक अकेली मां होने की चुनौतियां,
अंजलि ने हर तूफान का सामना एक मजबूत चट्टान की तरह किया। उसकी मेहनत रंग लाई और 3 साल के भीतर ही वो उसी कंपनी में एक अच्छे मैनेजर के पद पर पहुंच गई। उसने एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत फ्लैट किराए पर ले लिया था, जहां सुकून की सांसें बसती थीं और जहां रात को कोई शराब पीकर हंगामा नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर नितिन का वो गुरूर भरा घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। अंजलि के जाने के बाद नितिन की शराब की लत और बढ़ गई। उसकी नौकरी छूट गई। घर में रोज कलह होने लगा। सावित्री देवी दिन रात चारपाई पर पड़ी अंजलि को याद करके रोती रहती। उन्हें अब समझ आ गया था कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि उस औरत से बनता है जो हर दुख सहकर भी परिवार को जोड़कर रखती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बरसों की खामोशी ने अंततः उनके अपने ही घर को निगल लिया था। एक दिन बाजार में सावित्री देवी की नजर अंजलि पर पड़ी। अंजलि एक कपड़े के शोरूम से बाहर निकल रही थी। आयुष और काव्या उसके साथ थे। दोनों बच्चे बहुत खुश और स्वस्थ लग रहे थे। अंजलि के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और आजादी की चमक थी। सावित्री देवी दूर से ही उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो अंजलि के पास जाना चाहती थी, लेकिन उनके कदम आगे बढ़ नहीं पाए। उन्हें अपनी उस खामोशी और अपने बेटे के गुरूर पर आज बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अंजलि ने सच में अपने बच्चों को उस नर्क से बचा लिया था। समाज अक्सर औरतों को यही सिखाता है कि कुछ भी हो जाए पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अंजलि ने यह साबित कर दिया था कि एक औरत का सबसे बड़ा धर्म अपने बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देना है। जब दीवारें ही इंसान को कुचलने लगें, तो उन दीवारों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे अपना आशियाना बनाना कोई बगावत नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने की एक जायज जद्दोजहद होती है। एक महिला चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति में हो, यदि वो शिक्षित है और उसके भीतर अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तो वो किसी भी नर्क से बाहर निकल सकती है। अंजलि ने आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर ये साबित किया कि औरत किसी के टुकड़ों पर नहीं पलती। इस कहानी में सास सावित्री देवी का सालों पुराना मौन उनके अपने ही घर की बर्बादी का कारण बना। जब अत्याचार की शुरुआत हो, तभी आवाज उठाना जरूरी है, वरना वो खामोशी अगली पीढ़ी को भी अपराधी या पीड़ित बना देती है। क्या आज भी हमारे समाज में किसी बेटी को ये सिखाना सही है कि चाहे जो हो जाए, पति का घर ही उसका आखिरी ठिकाना है, भले ही वहां उसकी जान और सम्मान खतरे में हो? अगर सावित्री देवी ने सालों पहले अपने पति के घरेलू दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई होती, तो क्या आज नितिन एक हिंसक और शराबी इंसान बनता? क्या हम अपनी खामोशी से अनजाने में अपराधियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? आप अंजलि के इस साहसिक कदम को किस नजरिए से देखते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।